हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नोत्तर पर। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हम डेली प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को हल करेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा टीजीटी पीजीटी की जो 2022 वाली है वो अप्रैल या मई तक हो सकती है। ठीक है, और न्यू वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसके लिए भी अभी से लगना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, गार्षा दत्ताची, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं इसका व्याख्या भी। हम जितना भी है सभी का व्याख्या भी देखेंगे, क्योंकि व्याख्या से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, और कौन से इतिहास की बात इसमें हुई है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि किस इतिहास के बारे में? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल का है और 1929 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, शुक्ल जी प्रमुखता समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये बात हो रही है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया रामाशंकर शुक्ल रसाल ने, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मोहन अवस्थी ने। तो आधार काल नाम दिया था, राइट आंसर हो जाएगा मोहन अवस्थी ने। ठीक है, और किसने दिया था आधार काल नाम? सुमन राजे ने भी दिया था आधार काल नाम आदिकाल का। ठीक है, तो इसका हम व्याख्या देखते हैं। यहाँ से आपके पेपर में जितने भी आप देख रहे हैं इसमें एक क्वेश्चन तो पक्का है। ठीक है, नामकरण से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखते हैं कौन किसने कहा, क्या कहा था आदिकाल के नामकरण में। तो चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आरंभिक काल मिश्र बंधु ने। ठीक है, यहाँ पर आरंभिक काल मिश्र बंधु दिया है, लेकिन इसका हो जाएगा प्रारंभिक काल। ठीक है, और आरंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त का होगा। ठीक है, कई जगह पर तनी कुछ तो मिस्टेक है इसमें देखने को आता है। अगला बीजोपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ये भी पूछा जाता है बार बार। और वीर गाथा काल तो पूछा ही जाता है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्य ने, ये भी पूछा जाने वाला है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और संधि काल यानी चारण काल दोनों नाम दिए थे रामकुमार वर्मा ने। क्या नाम दिए थे? संधि काल और चारण काल। आदिकाल नाम आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है, अगले चलते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारी सभा में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वाला। देखते हैं इसका पूरा व्याख्या। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है और ये पूछा भी जाता है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य का अतीत मोस्ट इंपोर्टेंट, दो भागों में पूछा गया है कि कितने भागों में है हिंदी साहित्य का अतीत? दो भागों में, और वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। तो ये किसका है? जॉन गिलक्राइस्ट का है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, जॉन गिलक्राइस्ट का। अब इसका व्याख्या देखते हैं। ठीक है,
ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट है। जॉन वार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था, तो गिलक्राइस्ट को। मोस्ट इंपोर्टेंट और ये पूछा भी गया है, ठीक है। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 इनकी प्रमुख कृतियां। हिंदी साहित्य हिंदुस्तानी ग्रामर गिलक्राइस्ट का। मोस्ट इंपोर्टेंट आगे है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु विनोद द्वारा रचित नहीं है? बोधि, वारिश, पुष्पांजलि, भारत विनय, पृथ्वी कल्प। तो मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है पृथ्वी कल्प। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखते हैं इसका भी हम व्याख्या देखते हुए चलेंगे, एक भी व्याख्या हम छोड़ेंगे नहीं जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर हैं, ठीक है। और देखते हैं मजीर, नाश और निर्माण, ध्रुव के धान, शिलापंख, चमकीले आदि ये गिरिजा कुमार माथुर की कृतियां हैं। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 के प्रमुख कवि हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट तो पूछा जा सकता है गिरिजा कुमार माथुर किस सप्तक के हैं? तो तार सप्तक यानी कि प्रथम तार सप्तक, ठीक है। तो ऐसे प्रथम तार सप्तक इसको नहीं कहा जाता, तार सप्तक 1943, ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर। और भारत विनय पद, बोधि वारिश पद, पुष्पांजलि पद और नेत्रोन्मीलन आदि ग्रंथ मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न, मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। इसका मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। आगे है अगला क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा? एशियाटिक सोसाइटी का। राइट आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखते हैं इसके बारे में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकालने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन वर्ष 1888। मोस्ट इंपोर्टेंट द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये रचना कई बार पूछी गई है और इसका प्रकाशन वर्ष 1888। लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। कितने कवियों को इसमें शामिल किया? 952। किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। किसने किया है? किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया इस ग्रंथ का, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। तो पूछा जा सकता है किसने इसका हिंदी में अनुवाद किया था? तो हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त ने, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। आगे है हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्य धारा। राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन का है। अब देखते हैं इसके बारे में। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम राहुल सांस्कृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है यात्रा साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? तो राहुल सांस्कृत्यायन को। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। तो ये जितने भी यात्रा साहित्य हैं इसमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नाम, अभी हम इसको व्याख्या में देख के आए थे, 2 नाम किसने दिया था? चारण काल और संधि काल। उपशीर्षकों में विभाजित किसने किया है? तो रामकुमार वर्मा ने 2 भागों में किया था, संधि काल और चारण काल आदिकाल के नामकरण में, ठीक है।
इसको भी अभी हम देखे थे। चारण काल गिरियशन, वीरगाथा रामचंद्र शुक्ल, आधार काल सुमन राजे और सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी दो लोगों ने, ठीक है। आगे है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। देखते हैं व्याख्या। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास दो भागों 1965 में गणपति चंद्र गुप्त ने लेखक और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में लिखा था। तो ये भी काफी पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का संवेदना विकास। अगला है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में ग्रंथ की रचना की थी। इनका भी पूछा गया है, रामकुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। और नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों का रचना किया है। नामवर सिंह ने कौन कौन सी? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगले भी हमने अगले पैराग्राफ में देखा था, ठीक है। तो यही रचना है। क्या इसमें बन सकता है क्वेश्चन? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ग्रियर्सन का, और इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, तो राइट आंसर हो जाएगा नागरी प्रचारी सभा ने, ठीक है। देखते हैं हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा ने किया था। नागरी प्रचारी सभा ने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? गाशा व ताशी ने किया, पूछा गया है। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार दला लेतेर इंडुई इंडुस्तानी। आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन की मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में कुछ सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न को। और ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदी साहित्य के जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में कौन कौन सम्मिलित है? मिश्र बंधुओं में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश मिश्र, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव। ऐसे याद कर सकते हैं इसको ट्रिक से, गणेश, श्याम और सुखदेव। देखते हैं इसके बारे में व्याख्या में। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1913 में, और इसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद ने 4591 कवियों, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। तो 5000 याद कीजिएगा। मिश्र बंधु ने रीति काल को क्या नाम दिया था? मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा था, ठीक है। देखते हैं इसकी व्याख्या। मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति काल की प्रचुरता के कारण इसे रीति काल नाम दिया, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल नाम की संज्ञा दी। सामान्यतः 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीति काल की अवधि मानी जाती है। आगे हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? सिद्ध सामंत युग, राहुल सांस्कृत्यायन। ये भी क्वेश्चन है, अभी देख के आ रहे हैं व्याख्या में, ठीक है। तो कितनी बार देखिए ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है राहुल सांस्कृत्यायन ने। फिर से वही देखिए, ये नामकरण से इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, बीजवपन महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत राहुल सांस्कृत्यायन,
और संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये भी हम व्याख्या में देखे हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी में। ठीक है। और अगली रचना भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 में रामविलास शर्मा की है। और हिंदी भाषा का विकास 1924 में श्याम सुंदर दास का। ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, नागरिक उचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य की पीठिका। देखते हैं इसका। नागरिक उचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरिक उचारी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिससे सभा ने सन 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम 2 खंड पहला, दूसरा, 15वां और 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। यहाँ बीच के कुल 12 खंड तीसरे से 14वें तक में प्रत्यक्षता हिंदी साहित्य का इतिहास निबंध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय का शीर्षक क्या है? हिंदी भाषा का विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये हिंदी साहित्य की पीठिका प्रथम भाग का शीर्षक है और द्वितीय भाग का शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास। आगे असंगत विकल्प चुनिए। इसमें से असंगत है बी ऑप्शन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये हो जाएगा नंदलाल वाजपेयी का है। यहाँ पर श्याम सुंदर दास दिया। ठीक है, बाकी सभी सही हैं। देखते हैं क्या है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट। और हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वासले। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का। आगे है काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकती, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकती, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकती है। तो यह हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इसको भी हम देखते हुए चलेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। रामचंद्र शुक्ल का है। और काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का समीकरण मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करने चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अगला है कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है किस क्रम में उन्होंने किया है? काल क्रमानुसार जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका व्याख्या महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। गार्शा व ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। उपयुक्त विवरण गार्शा व ताशी के इतिहास ग्रंथ इश्तराल दलाल लेतुर हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला हम देखे थे। आगे गार्शा
गार्शद और ताशी के ग्रंथ उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में कब हुआ था? पहला संस्करण 2 भागों में 1839 तथा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में हुआ था और शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन, उनकी कविताओं के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे है इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। उक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 19 नंबर का। किसका कथन है? राम कुमार वर्मा का कथन है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है, यानी मिश्र बंधु विनोद में राम कुमार वर्मा का कथन। शुक्ल ने क्या कहा है इनके बारे में देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं में कौन है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी को प्रश्नरी संकलन करता कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी सही नहीं है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का वर्णन है, गलत है। बाकी तीनों सही है। देखते हैं क्या है इसमें। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं, उनके साहित्यिक महत्व का मूल आंका गया है। और दूसरा है इसके प्रथम 3 भाग 1970 में और चतुर्थ भाग संवत 1991 में प्रकाशित हुआ। तीसरा क्या है? चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, जो कि गलत है क्योंकि इसमें 5000 कवियों का लेखों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। ठीक है, और मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संवत 1970 यानी 1913 में और चतुर्थ भाग संवत 1991 यानी 1934 में हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हमारी डेली क्लासें आती रहेंगी। ठीक है, और हम प्रीवियस ईयर को अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।